नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है, यानी कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है भील। ठीक है, याद रखना है, सबसे बड़ी जनजाति भील है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो गोंड है। अगर ऑप्शन में भील नहीं रहे, अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो वहाँ आप गोंड आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आता है ये कि सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में निवास करती है। छोटा नागपुर कहाँ है, तो झारखंड में है। अच्छा, गारो जनजाति किस कहाँ निवास करती है, तो मेघालय में निवास करती है। और एक है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वो भी कहाँ है, वो मेघालय में। ठीक है, अब यहाँ पर दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। ठीक है, और एक विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 332 में। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो। देखिए, विधानसभा में 32 वाला, विधानसभा 32, विधान 32 है ना, विधानसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में और लोकसभा में अनुच्छेद 330 में। ये दोनों प्रश्न रेलवे NTPC में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हर क्वेश्चन के साथ आप लोग इतना ही पढ़ाई करना चाहिए, इतना ही क्वेश्चन पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रहे और कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ज़्यादा बता देने के बाद भी है ना, अब इसमें क्या है, कई क्वेश्चन और भी बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रहे, है ना, याद रखना और कन्फर्म हो जाना, कन्फर्म याद रहे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, यानी कि अमरकंटक से जो निकलने वाली नदी इसमें से कौन कौन सा है, तो ये सोन नदी जो है और महानदी और नर्मदा, ये तीनों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो इसको यहाँ पर याद रख लेना है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो अमरकंटक से निकलती है ना, तो सोन, महानदी और नर्मदा ये अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, कृष्णा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी का स्रोत यानी कि उद्गम स्थल कहाँ है, महाबलेश्वर है। ठीक है, और महाबलेश्वर कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से ना, वहाँ पर क्या है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ना, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और रही बात, एक नदी है चंबल नदी, है ना, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ी जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। नेक्स्ट है मेक-मोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो मेक-मोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। ठीक है, अब इस टाइप के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ सभी एक साथ रिवीजन करेंगे। जैसे एक मेक-मोहन रेखा हो गया, और एक कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ भारत और किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा किस देश के बीच है, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं हो तो भारत पाकिस्तान आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन अभी क्या, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है 38वीं समांतर रेखा, ये किस देश के बीच है, तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, ये याद रखना है। और एक है 49वीं समांतर रेखा, तो 49वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती, यानी तापी यहाँ लिखा है, ताप्ती नदी और इस नदी के बीच स्थित है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत जो है वो किस दो नदियों के बीच में स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वत जो है ये नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी के बीच में है ये सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच है, यानी कि यहाँ सतपुड़ा पर्वत लिखा है, ताप्ती और किस नदी के बीच है, तो नर्मदा नदी के बीच है ना, ये नर्मदा नदी के बीच है। इसे याद कैसे रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रख लेना नाश्ता। ठीक है, नाश्ता एक शब्द बोलेंगे, यानी नर्मदा, सतपुड़ा, उसके बाद है ताप्ती, है ना, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या मालूम,
तो वो है धूपगढ़। और ये कहाँ है मालूम? मध्य प्रदेश के, ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, पचमढ़ी में है ना। सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है, और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है ना? ये सतपुरा पर्वत मध्य प्रदेश में हो गया। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसे याद ऐसे रख लेना है। देखिए, अरावली सबसे प्राचीन है, तो प्राचीन जो होते हैं अधिकतर वो क्या गुरु के समान हो जाता है, ठीक है। तो यानी अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, ठीक है। और दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर है लगभग में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गया ये। अब एक क्वेश्चन आता है ये कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है। और एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। और अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखते हैं जो कि हमें पूछा जाता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा थे, ठीक है। एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड का था, और तेंजिंग शेरपा है ना, तेंजिंग शेरपा जो कि कहाँ का था? नेपाल का था, है ना। तेंजिंग शेरपा ये नेपाल का था, ठीक है। ये दोनों याद रखना है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा थे, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तेबई थी, है ना। जुंको तबई थी, कहाँ की? जापान की थी, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अवतार एस चीमा था, है ना। देखिए, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला, तो वो है बछेंद्री पाल, ठीक है ना। अगर पहला भारतीय पूछ दे तो वो है अवतार एस चीमा, है ना, अवतार एस चीमा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो तलचर कोयले की खान कहाँ है मालूम? ये है उड़ीसा में, काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से कोयले की खान के लिए तलचर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। अब वो कोयले की बात आई है, तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 2024 के अनुसार कोयला का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण, ये दोनों में कौन सा है? झारखंड है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? ये तो या तो ये पूछता है, या तो पूछेगा कि सर्वाधिक कार्बन की प्रतिशतता किस कोयले में है? तो एंथ्रासाइट कोयला। दोनों का आंसर एंथ्रासाइट है, ठीक ना। उच्च कोटि का कोयला पूछे, उच्च कोटि का कोयला इसलिए कि सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता उसमें है एंथ्रासाइट कोयला में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है उड़ीसा है, ठीक है। सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। और सर्वाधिक लोहे का भंडारण किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा से और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तलचर कोयले की खान जैसे यहाँ पूछा है, तो उड़ीसा से और कौन सा क्वेश्चन आता है? जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध है ना, ये कहाँ है? तो ये हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में ही है ना। हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि पूछा जाता है उड़ीसा का, ठीक है। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो वो भी उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। और उड़ीसा का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है, नमक का उत्पादक नहीं है। देखिए, नमक का उत्पादक कहाँ से होता है? जैसे समुद्री इलाकों में होता है ना, समुद्र से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो समुद्री इलाके से जो सटा हुआ नहीं है वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिहार नहीं है, ठीक है। बाकी राजस्थान और गुजरात, तमिलनाडु में नमक का उत्पादन होता है, ठीक है। अब नमक इससे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये आता है महत्वपूर्ण कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है गुजरात, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादक होता है कहाँ? गुजरात में। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और ये बायोलॉजी में पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है
वो किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में आता है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, यानी संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं रहती है? अब देखिए यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है, संथाल जनजाति जो है असम में भी रहता है, झारखंड में भी, और उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। ये चारों में ऑप्शन में जो है ये चारों राज्य में संथाल जनजाति पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है ना, एरर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है संथाल जनजाति असम, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, ये चारों राज्य में जनजाति ये निवास करती है। ठीक है, अब संथाल से और क्वेश्चन पूछा जाता है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड में। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू ने किया था, सिंधु और कान्हू ने किया था। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है, और दूसरा गोंड जनजाति है। नेक्स्ट है कि भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट ये है तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आता है जो कन्फ्यूजन कर सकता है, तो उसे भी यहाँ देखना है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य का है? तो वो है गुजरात का। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसका है? तो गुजरात का है, और सबसे छोटी तट रेखा वो है गोवा का। ठीक है, यहाँ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, आपको याद रखना है। भारत में विशालतम समुद्र तट जो है वो तमिलनाडु में है, और भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। सबसे छोटी तट रेखा वो गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, इसको यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, अब बिहार का अगर नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो ये लगभग क्या है? ये आयताकार होता है ना, लगभग आयताकार होता है बिहार का मैप। ठीक है, तो बिहार का मैप है। अब बिहार के चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में है नेपाल। ठीक है, उत्तर में नेपाल हो गया, और दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, झारखंड। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के उत्तर में कौन है? तो ये झारखंड है, उत्तर में कौन हो गया? तो इधर बिहार होता है। देखिए अपने सामने क्या होता है? उत्तर होता है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, और ये नीचे क्या हो जाता है? साउथ, और इधर क्या हो गया? NE है ना, ईस्ट हो गया, और इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है हमेशा, कभी भी डायरेक्शन का रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनाते हैं तो ये काफ़ी काम आता है ना, NESW। ठीक है, देखिए इसको लिखिएगा क्या? NESW। अगर लिखते हैं कि न्यूज है ना, NEWS न्यूज लिखते हैं, तो इसको S को इधर कर लीजिए, तो यही क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो वही है NESW। ठीक है, NESW है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, NESW। तो उत्तर में क्या अधिक अपने सामने जो होता है वो उत्तर कहलाता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं यहाँ बिहार के मैप से, तो उत्तर में नेपाल हो गया। ठीक है, दक्षिण में झारखंड हो गया, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पश्चिम में क्या है? ये इधर हो गया यूपी, पश्चिम में यूपी हो गया, और इधर पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये यहाँ आसानी से मैप से बन जाता है कि झारखंड के उत्तर में कौन है? तो ये हो गया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सपोज कि यूपी के पूर्व में कौन है? तो उत्तर के पूर्व में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा हो जाएगा? तो ये बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पर कई क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि जैसे कि नेपाल से बिहार का कौन सा जिला जो है सीमा साझा करता है? ठीक है, तो और कौन सा नहीं करता है? ऑप्शन में आपको जो आंसर आप जिस हिसाब से रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि नेपाल से कितने राज्य और कौन कौन सा, मतलब नेपाल से बिहार का कौन कौन सा जिला और कितना जिला नेपाल से सीमा साझा करता है? तो देखिए नेपाल से सीमा साझा करता है 7 राज्य। ठीक है, 7 राज्य हो गए नेपाल से, और 3 राज्य हो गया इधर पश्चिम बंगाल से, 3 जिला, सॉरी जिला है ना, 7 जिला हो गया नेपाल से, 3 जिला हो गया पश्चिम बंगाल से, और 8 जिला हो गया झारखंड से, और 8 जिला है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, टोटल कितने जिला है जो कि सीमा साझा करता है? तो 7 और 3 10, और ये 8 8 16, 10 और 16 26 जिला। ठीक है, टोटल बिहार में जिला कितना है? तो 38 जिला है, जिसमें 26 जिला जो कि सीमा पर स्थित है, जो कि अन्य राज्य या तो देश से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ याद कर लेते हैं आज नेपाल से कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है। ठीक है, बाकी कभी
यूपी से कौन कौन सा करता है, झारखंड से, बंगाल से कौन कौन, तो कभी याद कर लेंगे। लेकिन आज अभी नेपाल से कौन कौन सा जिला, 7 जिला है, कौन कौन सा है जो कि सीमा साझा करता है नेपाल से, वो याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पश्चिमी चंपारण, ठीक ना, नेपाल से सीमा साझा करता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी यहाँ पर है, और सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए याद ऐसे रखना है, देखिए पश्चिम चंपारण नेपाल से सीमा साझा करता है, एक बार फिर से इसको करते, देखिए नेपाल से सीमा जो साझा करता है उसको देखते हैं। ठीक है, कौन सा जिला है, ठीक है, तो नेपाल से सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए ठीक है इसे याद रख लेना है ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कौन कौन सा जिला सीमा साझा कर रहा है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, ठीक है, और सुपौल, अररिया, किशनगंज, है ना, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, देखिए इसे याद ऐसे रखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये 4 हो गया, है ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये 4 हो गया जिला, और सुपौल, अररिया, किशनगंज, 4 3 7, तो ये 7 जिला जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, तो विशाखापत्तनम है। अगर पूछे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो भी विशाखापत्तनम बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापत्तनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, सबसे गहरा विशाखापत्तनम हो गया, बड़ा पूछे तो मुंबई बंदरगाह हो गया। एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौहाबा सोबा, है ना, नौहाबा सोबा बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया, और नौहाबा सोबा बंदरगाह ये कहाँ है, तो ये भी मुंबई में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बंदरगाह से करंट में क्वेश्चन याद रखना है कि सागरमाला परियोजना जो है ये किससे संबंधित है, तो भारतीय बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए ये सागरमाला परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारतीय बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है ना, NH1 है, नेशनल हाईवे 1 2, ये सब याद रखना है ना। ठीक है, 1 2 3 कम से कम 4 तो याद रखना है। ठीक है, तो दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या वो कौन सा है, दिल्ली से कोलकाता है NH2 है ना, NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए NH1 किसको किसको जोड़ता है, तो दिल्ली से ये जाता है पाकिस्तान के अटारी तक जाता है ना, पाकिस्तान की सीमा जो है वहाँ पर अटारी है, वहाँ तक जाता है ना, दिल्ली से पाकिस्तान। और NH2 जो हो गया दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, और NH3 जो हो गया वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई। और NH4 जो है ये किसको जोड़ता है, मुंबई से चेन्नई। ठीक है, मुंबई से चेन्नई। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लीजिएगा, देखिए दीपा दिक है ना, दीपा दिक यानी दिल्ली से पाकिस्तान हो गया पहला, दिक दिल्ली कोलकाता, दीपा दिक, आमू मूचे है ना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, याद रहेगा आपको, आमू मूचे यानी आगरा से मुंबई तीसरा हो गया, और चौथा मूचे यानी मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग ये यहाँ से 4 याद रखना, ये चारों। ठीक है ना, पहला जो है दिल्ली से पाकिस्तान के अटारी तक, और दूसरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 दिल्ली से कोलकाता, तीसरा आगरा से मुंबई, चौथा मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, और एक होता है राष्ट्रीय जल मार्ग है ना, तो जल मार्ग में भी आपको 2 याद रखना है। ठीक है, 2 तो कम से कम याद रखना है कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो है NW नेशनल वाटर जो है वो राष्ट्रीय जो जल मार्ग है, तो वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, NH1 NW1 है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग जो पहला है 1 है, वो जाती है हल्दिया से प्रयागराज को जोड़ती है ना। हल्दिया कहाँ, पश्चिम बंगाल है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ये हल्दिया से प्रयागराज को जोड़ती है। और NW2 यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है किसको किसको जोड़ती है,
तो ये सदिया से धुबरी को जोड़ती है ना, ये असम में, ये सदिया से धुबरी है ना, धुबरी कहाँ, असम में है ना। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया से धुबरी को जोड़ती है, और राष्ट्रीय जल मार्ग जो 1 है वो हल्दिया से प्रयागराज तक जाती है, ठीक है। तो ये इतने आपको यहाँ पर याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का प्रमुख, सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर के पहले राजधानी याद रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल अभी कौन है, तो मनोज सिन्हा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि जो कल्हन द्वारा रचित राज तरंगनी का संबंध किससे है, ठीक है। तो राज तरंगनी का संबंध कश्मीर का इतिहास से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, यानी कि रबी की फसल की कटाई कब होती है। तो रबी की फसल में आता है कौन सा, मुख्य रूप से एक चीज़ ध्यान रखना है, गेहूँ आता है। गेहूँ की कटाई कब होती है, तो गेहूँ की कटाई होती है ना, होली के आसपास होता है, मार्च में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च है ना। गेहूँ की कटाई होता है रबी की फसल में। गेहूँ है, रबी की फसल में कौन कौन सा है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब रबी की फसल है ना। तो रबी की फसल की कटाई होगी मार्च में, और इसकी बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में, यानी कि गेहूं की बुआई होती है ना। गेहूं, जौ, चना, सरसों है ना, तो अक्टूबर नवंबर में इसका होता है, ठीक है। अब खरीफ, यहाँ पर क्या रबी की फसल के पूछा है, तो खरीफ की फसल के बारे में भी याद रखना है। खरीफ की फसल कौन कौन सा है, धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन है ना। मक्का यानी मकई, ये सब खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल यानी धान की बुआई कब होती है, तो वो जून जुलाई में होता है ना, जून जुलाई में होता है बुआई, और इसकी कटाई हो जाती है अक्टूबर के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ें याद ये रखना है, ये सब टाइप का क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है ना। पीछे अभी वीडियो में क्या आया था कि केसर का है ना, केसर का सर्वाधिक उत्पादक जम्मू कश्मीर है। यहाँ है रेशम, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटक में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया कर्नाटक, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक से और कौन कौन सा आता है क्वेश्चन जो कि सर्वाधिक उत्पादन में है, 1 नंबर में है कर्नाटक। रेशम का हो गया, ठीक है। अगर पूछे कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो वो भी कर्नाटक होगा। और सोने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो भी कर्नाटक होगा ना। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। यानी 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पर हो गया ना, रेशम का, कॉफ़ी और सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के एक महत्वपूर्ण 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। तो 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करवाते हैं कर्नाटक में, ठीक है। कौन कौन सा है, बांदीपुर है ना, बांदीपुर, बनेरघाटा, और है नागरहोल, और है कुद्रेमुख, ठीक है। तो इसे याद रख लेना है, बनके है ना, बनके यानी कि बांदीपुर और बनेरघाटा और नागरहोल और कुद्रेमुख। बनके हवा में बेजुबा में दिल लगाने आऊँगा, तो बनके सिर्फ याद रखना है, बाकी सब क्या है, बाकी जो गाना में नाटक है, ठीक है। नाटक यानी कर्नाटक में, ये सब, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कर्नाटक में, ठीक है। कौन कौन सा, तो बांदीपुर, बनेरघाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अब इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो सिक्किम का है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है कि कोडाई कनाल किस राज्य में है, तो कोडाई कनाल किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इस टाइप का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कोझिकोड या तो कोड़िकोड बोला जाता है ना, कोड़िकोड या तो कोझिकोड, ये किस राज्य में है, तो कोड़िकोड जो है, देखिए कोड़िकोड जो है ये कालीकट जो पहले पुराना नाम था, इसका नया नाम हो गया कोड़िकोड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था मालूम कि कोड जो है ना, कोलिकोड, ये किसका इसका पुराना नाम क्या था, तो कालीकट था ना। कोडिकोड कालीकट का पुराना नाम था, और कोडिकोड किस राज्य में है, तो केरल में, ठीक है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में और कोडिकोड ये कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, ठीक है।
तमिलनाडु की राजधानी कहाँ, चेन्नई है। तमिलनाडु के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु का वर्तमान में भी राज्यपाल R.N. रवि है, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है ना, जैसे भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। और पोंगल जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल कहाँ है, तो वो भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है, ठीक है। और आप कॉपी में नोट भी करते जाइए, अगर नोट नहीं भी कर पाते हैं तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मंदिर से भी पूछा जाता है, जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो आपको याद रखना है महत्वपूर्ण कुछ मंदिर है, जैसे मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, कांची का कैलाश मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन, दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो ये है ऊटी, है ना। ऊटी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये खंडाला कहाँ है, तो खंडाला जो है ये भी हिल स्टेशन है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और आगे कौन सा है, मसूरी, मसूरी कहाँ है, तो मसूरी है उत्तराखंड में, और नैनीताल भी उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना आपको कि भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है लेह, है ना, लद्दाख की राजधानी है लेह, भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है महेंद्रगिरी है, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा मालूम, वो है झिंडागड़ा, है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा मालूम, झिंडागड़ा, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो कि 1690 मीटर है, ठीक है, 1690 मीटर है, ये विशाखापत्तनम में है ना। और महेंद्रगिरी की जो है इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, ठीक है। तो दक्षिण ये जो पूर्वी घाट की है सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है झिंडागड़ा है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। जैसे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो दोदा बेटा है, ठीक है। और पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है, अनाईमुड़ी है। और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी है, यानी कि पश्चिमी घाट की है ना, जैसे यहाँ पूर्वी घाट का पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से महेंद्रगिरी हो गया, ठीक है। और ऐसे क्या है, झिंडागड़ा है। उसी तरह पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, अनाईमुड़ी। ये पश्चिमी घाट के पूछे या तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है, ठीक है। अच्छा, एक याद रखना ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। याद कैसे रखना है, अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, प्राचीन यानी कि गुरु, है ना, यानी कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होता है ना, तो ऑप्शन में दिया हुआ है मानसून, है ना, किस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, वहाँ पर जैसे वर्षा से रिलेटेड याद करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम में होता है ना, मासिनराम मेघालय में होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो कि अपने भारत में ही होता है, कहाँ, मेघालय के मासिनराम में होता है, ठीक है, मेघालय के मासिनराम में होता है। ये हुआ विश्व में सबसे अधिक वर्षा। अब विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो चिली के आटाकामा में होता है, आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है चिली के आटाकामा में, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में, सबसे कम वर्षा आटाकामा में, ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा होती है, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, ठीक है। अच्छा, लेह से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो यहाँ पर एक साथ रिवीजन करते हैं। जैसे कि लेह से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारत में सबसे कम वर्षा तो लेह में हो गया, है ना, लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा हो गया। अच्छा, भारत के सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है, तो वो भी लेह है, ठीक है। लेह कहाँ है, तो ये सब क्या है, लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी है। अब लद्दाख से एक क्वेश्चन और याद रखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है जो कि लद्दाख में है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है,
तो तेल रिफाइनरी कारखाना यहाँ इसमें से कहाँ पर है, ठीक है, तो बरौनी में है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो बरौनी में है, ठीक है। तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है ना। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो असम के डिगबोई में है, ठीक है। इसे याद ऐसे रखिए, देखिए याद ऐसे रखिए। और इसकी खोज हुई थी कैसे मालूम, जैसे एक अंग्रेज आया था असम में, ठीक है। अंग्रेज वो जा रहा था तो एक हाथी है ना वहाँ पे गिरा हुआ था, ठीक है। हाथी वहाँ पे सोया हुआ था, तो हाथी का जो उसका बॉडी है ना पूरा तेलीय था, ठीक है। तेल से पूरा तेल उसमें लगा हुआ था। तो जब अंग्रेज देखा कि इसमें तेल, अगर इसके बॉडी में तेल कहाँ से आया है ना, तो ज़मीन पे तो एक लड़का को देखा, उसको बोला कि डिग मतलब होता है खोदना, है ना। तो एक लड़का मिला, बोला कि डिग बॉय, ठीक है, डिग बॉय यानी खोदो। जब खोदा ने तो देखा वहाँ पता चला कि यहाँ पर तेल है, ठीक है। तो वहीं से उसी समय इसका नाम पड़ गया था डिग बॉय, ठीक है। तो डिग बॉय कहाँ है, असम में। ये सबसे प्राचीन सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है, असम के डिग बॉय में है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कहाँ है, असम के डिग बॉय में है। तो उसी से नाम पड़ा था डिग बॉय, ठीक है, डिग बॉय बोला था। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रहेगा हमेशा। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो असम के डिगबोई में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है, गुजरात के, है ना, गुजरात के जामनगर में है, ठीक है। तो ये इतने बस यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है कौन सी, वो गोदावरी थी, है ना। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब गोदावरी नदी से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन कौन सा मालूम, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है कौन सा है, तो वो है गोदावरी नदी, है ना। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो भी गोदावरी नदी है। एक क्वेश्चन और आता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे दक्षिण की गंगा, अगर की लग जाए तो आंसर होता है कावेरी। दक्षिण की गंगा तो वो कौन सा है, तो वो है कावेरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो वो भी है गंगा नदी, सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, है ना। 25 इसे याद रखना है, ठीक है। और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो आप ऑप्शन से भी अगर टिक कर सकते हैं ना। आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला दिया है, तो इसलिए आपको याद रखना है रेड क्लिफ तो यहाँ भी है, लेकिन आपको याद रखना है सर सिरिल, है ना, सिरिल रेड क्लिफ ने किया था, है ना। ये ध्यान रखना है, सर सिरिल मतलब सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण किया था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको जीके जीएस में शानदार होता है, अच्छा होता है, और अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ हो गया। भारत चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। और 38वीं समांतर रेखा जो किस देश के बीच है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। और 49वीं समांतर रेखा जो है वो किस देश के बीच है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रबी फसल नहीं है। देखिए, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है ना, पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो रबी फसल कौन सा है इसमें, तो रबी फसल इसमें से रबी, एक तो याद रखना, हमेशा रट के रखना है, रबी गेहूँ है, रबी है, ठीक है। इसमें पूछा है रबी फसल कौन सा नहीं है, तो नहीं है इसमें मकई, है ना, क्योंकि मक्का जो है वो खरीफ फसल में आता है ना। जैसे चना, सरसों, गेहूँ, ये सब रबी की फसल है, ठीक है। और खरीफ की फसल में आता है धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये सब क्या है, खरीफ की फसल में आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है ना, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी के बाद महाराष्ट्र का, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 कम से कम याद रखना है, ठीक है। ये पूछा है, तीसरे पे पूछ लिया जाएगा, चौथे पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, 1 नंबर पर है यूपी, दूसरा पर है कौन, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। तीसरा पर कौन है, तो बिहार है, ठीक है। और चौथा पर है पश्चिम बंगाल।
ठीक है, जनसंख्या के अनुसार ये याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है ना? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है ना, नकारात्मक नागालैंड, निगेटिव नागालैंड का रहा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से भारत के भूगोल का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 5 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हेलेंस्की किस देश की राजधानी है? तो हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। और आज का क्वेश्चन है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय